कार्यकर्ताओं से, एक सीएम के नाते, एक मित्रता के नाते मिलना सभी कार्यकर्ताओं से, और बहुत से कार्य फिर इन्होंने देश हित में किए हैं। कोई माहौल बन रहा था कि कांग्रेस आगे जा सकती है, अभी भी हालांकि कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि नतीजे नहीं आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नैब की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। बहुमत से बनेगी? हाँ जी। अंकित आपके पास आएंगे। नायब बड़ी खबर आ रही है, नारनौल विधानसभा सीट पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की प्रतिष्ठा फिर से दांव पर है। एक युवा है जस्सी पेटवार जो उनसे आगे चल रहे हैं, और आपको बता दें कि नारनौल विधानसभा सीट पर नजरें इसलिए भी अड़ी हुई हैं सभी की क्योंकि बड़ा चेहरा है कैप्टन अभिमन्यु, जाट चेहरा है। लेकिन यह भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि सभी जाट चेहरों को तो दरकिनार कर दिया, खुड्डे लाइन लगा दिया। कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, ये तस्वीर देखी जस्सी पेटवार जिसका जिक्र पहले भी हमने किया था कि हेलीकॉप्टर से टिकट आई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वस्त किया था कि कुछ हो जाए आपको टिकट दी जाएगी। 4000 वोटों से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं जस्सी पेटवार से। बहुत युवा चेहरा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहां पर जोर आजमाइश ऐसी थी, कुमारी सैलजा अपने करीबी चौधरी अजय चौधरी के लिए टिकट की पैरवी कर रही थी। आलाकमान के सामने इसी टिकट को लेकर अड़ी रही, लेकिन टिकट दिया जस्सी पेटवार को। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहे और नाराजगी ऐसी कि 12 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। विनेश फोगाट 4400 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये एक फैक्टर समझाना चाहेंगे, अगर ये रुझान आप देखिए क्यों पीछे हैं। योगेश कुमार को क्यों उतारा? जातिगत समीकरणों को साधने में कोई तोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। विनेश फोगाट जाट कम्युनिटी से आती हैं और यहां पर कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा गया। उधर अमरजीत ढांडा जेजेपी की तरफ से थे, उधर से लाठर को उतार दिया आईएनएलडी बीएसपी ने, उधर कविता दलाल को आम आदमी पार्टी ने उतार दिया। तो ऐसे लगा कि चक्रव्यूह तो यहीं पर रचा गया है। विनेश फोगाट के लिए चक्रव्यूह ऐसा रचा गया कि उसमें फंसी हुई नजर आई। भले ही चेहरे मोरे के तौर पर पूरे प्रदेश में विनेश फोगाट को रखा गया हो, लेकिन अपनी सीट पर फंसकर रह गई। बिल्कुल, आप कहें कि जो सबसे चर्चित उम्मीदवार जिसने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली और टिकट मिला उसमें विनेश फोगाट रही हैं, और जो आप चक्रव्यूह की बात कर रही हैं, जातीय समीकरण की बात कर रही हैं, तो ये वाला जो गणित है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में आपको लगता है ज़्यादा समझती है? जी बिल्कुल, और लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति बीजेपी में आने के बाद, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हुई है, उसके बाद हमने देखा कि जहां जहां पर बड़े कद्दावर चेहरों को उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, उसका तोड़ निकाला गया, मंथन हुआ और पहले टिकट बंटवारा हो गया था। तो जो जातीय समीकरण होते हैं, और बीजेपी के अलावा भी हमने देखा कि अभय सिंह चौटाला जब चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गए तो लोगों के बीच में एक संदेश दिया कि विनेश फोगाट तो राठी सरनेम तक नहीं लगाती। तो हरियाणा की जो ग्रामीण राजनीति होती है वो किस तरीके से चलती है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर। राठी जो खाप होगी वो समर्थन देगी। फोगाट चरखी दादरी में है तो वहां पर उतना जनाधार है नहीं, तो उस गोत्र को भी भुनाने की कोशिश हुई, गोत्र के जरिए भी डांट करने की कोशिश हुई विनेश फोगाट को। बिल्कुल, और महावीर फोगाट की अगर बात करें जो इनके ताऊ लगते हैं, जी ताऊ लगते हैं, वो भी इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने को लेकर, कांग्रेस से टिकट मिलने के उससे खुश नहीं थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे परिवार के जरिए राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा आरोप लगा। और बीजेपी ने भी कहा कि पहले विनेश देश की बेटी थी और अब कांग्रेस की बेटी हो गई है, और ये मैसेज देने में कामयाब भी हुई है बीजेपी, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं। और ये तस्वीरें देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, लगातार हम बता रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे होंगे, हमसे ज्यादा समझ रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं और रुझानों को लेकर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी देखिए, मायूसी है इस खेमे में। जो धूम धड़ाका, ढोल नगाड़े, लड्डू बांटे जा रहे थे, वो जब सुबह था वो अब नहीं है। और जैसा सुनेत को भी हमने सुना था, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत तेजतर्रार तरीके से अपनी बात रखती है, पार्टी का पक्ष रखती हैं। उन्होंने कहा कि परिंदा पर नहीं माना था, लेकिन जाते जाते ये भी बोल गई कि अब लोग वहां पर जुटने लगे। तो समझिए संकेत, संकेत समझिए कि सुबह परिंदा पर नहीं मारा था बीजेपी कार्यालय में, लेकिन उन्होंने खुद माना कि अब लोग पहुंचने लगे। तो ये संकेत साफ है कि रुझान कहां जा रहे हैं, ये किस दिशा में प्रदेश की राजनीति घूम रही है। और अब क्योंकि जो राउंड्स हैं वो भी आप कहें कि तकरीबन आधे हो चुके हैं, तो तस्वीर जो है कमोवेश ऐसी ही बनती नज़र आ रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और ज़्यादा जो वोट्स का अंतर इसमें नहीं रहते हैं। तो कोई 5000-5500 से आगे चल रहे हैं, तो उस लीड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अगर ये देखिए महेंद्रगढ़ में अब जाकर आगे हुए रावदान सिंह, सुबह से लगातार पीछे थे, अब कंवर सिंह पीछे हैं, लेकिन ये चेहरा जरा ध्यान से देखिएगा, रामविलास शर्मा को पछाड़ के टिकट मिली है इनको। रामविलास शर्मा जो प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को इतनी मजबूती के साथ
2014 में सत्ता में लेकर आए थे और रावदान सिंह आगे चल रहे हैं। एक बार फिर मेरी टीम बताए कितने वोटों से आगे चल रहे हैं रावदान सिंह? पता करेंगे कितने वोटों से? 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये वाला 1600 वोटों से रावदान टिकट का जो घटनाक्रम था ये बहुत ही दुखदाई था, खासतौर से रामविलास शर्मा के लिए। बुजुर्ग हैं, बड़े नेता बुजुर्ग हैं हैं और भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची माने जाते हैं वो हरियाणा में। इस पार्टी को खड़ा करने में उनकी बरगद है वो, बरगद, बिल्कुल बरगद वट वृक्ष है, वट वृक्ष है। लेकिन मायूसी थी, मायूस से भावुक भी हुए। राव इंद्रजीत सिंह को हमने देखा था, पर्चा भी भर दिया था उन्होंने, बिल्कुल नामांकन किया था, लगा था कि आज नहीं तो कल मुझे टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन मान भी गए। यही बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बीजेपी है, मैं बीजेपी से नहीं हूं, मेरे अंदर बीजेपी है, तो मैं कैसे नाराज रह सकता हूं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर चौधरी जैसे कद्दावर नेता दक्षिण हरियाणा की राजनीति के गए थे, बहुत गुस्से में थे कि पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है, बगावत भी हो रही थी, लेकिन रामविलास शर्मा नहीं हटे, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। जी, एक बार फिर से रुख करते हैं राखी का और सोडी साहब का। राखी, एक बार फिर से हरियाणा से रुख करें कश्मीर का। तो आप जो फिगर देख पा रही हो टीवी स्क्रीन पर, अभी लग रहा है कुछ चेंज होगा। 49 और 27 का जो आंकड़ा है, मैं आंकड़ों को थोड़ा बड़ा, मतलब होराइजन बड़ा करना चाहती हूँ और ये बात यहाँ पर करना चाहती हूँ कि अभी समय है और जो रणनीति है, खासकर बीजेपी की रणनीति हमेशा काबिल तारीफ रही है। दे हैव दिस हंगर टू विन, ये हमेशा हमने देखा है। तो हमें ये देखना होगा कि नंबर्स प्ले आउट कैसे करते हैं, अगले 1-2 घंटे में भी हमें देखना होगा। अभी जैसा बता रहे थे कि कुछ नेता श्रीनगर चले गए हैं, तो ये है, प्लस इंडिपेंडेंट हैं, छोटी पार्टियां हैं, तो नंबर्स किस तरह से प्ले आउट फाइनली होगा। अब जब कोई कहते हैं ना कुछ भाजपा के नेता श्रीनगर चले गए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्यों? नहीं, क्योंकि श्रीनगर में ये मालूम है कि श्रीनगर में एनसी का प्रदर्शन जो है फिलहाल रुझानों में भी अच्छा दिख रहा है और ये उम्मीद भी एग्जिट पोल से जो नजर आई थी कि वो अच्छा करेंगे, वो प्रदर्शन दिख रहा है रुझानों में। लेकिन रुझानों के बाद तस्वीर फाइनली गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक अभी क्या होता है, अभी इस वक्त हम बिल्कुल इंतजार हमें भी करना होगा, और हमें देखना होगा कि नंबर्स किस तरह से प्ले आउट करें। वही जैसे राखी जी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है और बीजेपी के 2 नेता पूछ रहे थे कश्मीर जानना क्यों अहमियत है। आप देख लीजिए, इसमें अहमियत यह है कि देवेंद्र सिंह राणा खुद नगरोटा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना सारा जिम्मेदारी छोड़ के इस वक्त कश्मीर गए हैं। तो दैट मीन्स कि जो पार्टी की लीडरशिप है, कुछ अहम दायित्व उन्हें मिला है, अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि अपनी सीट की चिंता छोड़ के वो कश्मीर गए हैं। और वो कश्मीर में किन से मिल रहे हैं, किन लीडर से मिल रहे हैं, किन पार्टी से मिल रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले और भी बातें सामने आई थी, कई पार्टीज ने इस तरह की एलिगेशंस लगाई थी कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला ने और फारूकुल्लाह ने इस बात का खंडन किया था। ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, क्या होता है अभी आने वाला समय बताएगा। जी तजिंदर जी, एक तो पानीपत शहर की सीट दिखा रहे थे आप, जरा अगर ग्राफिक्स दिखा पाए तो बहुत दिलचस्प है। वहां पर हम बागियों की बात कर रहे थे कि बागी किसको नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी में बहुत बागी थे, कांग्रेस में भी थे, हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते बहुत सारों को मना लिया। लेकिन पानीपत शहर में 11,000 वोटों से प्रमोद विज आगे चल रहे हैं। यहाँ पर चेहरे पे मुस्कुराहट थी और अब भाजपा नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। मेरे साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष साहब, सुबह बीजेपी दफ्तर खाली पड़ा था, कांग्रेस दफ्तर में माहौल बनना शुरू हुआ था, चाहे रोहतक की बात की जाए, कहीं बात की जाए, अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही है और हमारे दफ्तरों में हमेशा भीड़ रही है। और आज सुबह से हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से लोकतंत्र के पर्व को हम मनाने का काम करते हैं, हम हार जीत के लिए नहीं, इस देश के नवनिर्माण के लिए काम करते हैं, उसी सोच पर चलते हैं। हम राष्ट्र की सोच लेके काम करते हैं। हमारा संकल्प है सेवा ही संगठन के नाम से हम जो अपना काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया, आपने चुनाव के समय कांग्रेस की बड़ी बड़ी झूठ बोलते हुए आपने देखा होगा, मंचों से देखा होगा, वो बिल्कुल बेधड़क होकर झूठ बोलने का काम करते हैं। और उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। और हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम किया है, उसका
परिणाम आज आपकी टीवी स्क्रीन पर है और उसका रुझान जिस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार, और जो स्पष्ट बहुमत के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता है, उससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी आपकी स्क्रीन पर भी 49 भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई है और ये आंकड़ा 52 तक जाएगा, अभी और भी बढ़ेगा। हरियाणा की जलेबी इस बार बीजेपी दफ्तर आएगी, कांग्रेस दफ्तर आएगी? जलेबी बड़ी चर्चा में है, तो जलेबियां का ऑर्डर दे दिए, खास तौर पर जलेबी जहां से खट्टर साहब भी खाते रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब का लड़का जो सांसद है, उसने लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से बयान दिया था, और उसने 2-2 फुट के अमरूद लगा दिए थे, बयान दिया था उन्होंने, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोलते हैं। और राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मैं आलू से सोना बना दूंगा, वो बयान देते हैं ऐसे अनेक चुनाव में। अब की बार हरियाणा में आए तो कहने लगे जलेबी जो है उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाएंगे जलेबी की। उनको यही नहीं पता कि जलेबी जो है घरेलू, एक चाय की दुकान वाला भी जलेबी बनाता है, हमारा साधारण सा हलवाई जलेबी बनाता है। आपने जलेबी के ऑर्डर दे दिए? राहुल गांधी उनकी दुकान बंद करवा के, वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करके, उनको जलेबी के ऑर्डर दे दिए कैसे? आपने जलेबी के ऑर्डर दे दिए? उसको पता ही नहीं जलेबी बनती कैसे है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में जो प्रसाद है वो लड्डू का प्रसाद होता है, और आज लड्डू बटेंगे और लड्डू बनेंगे, और गणेश जी का प्रसाद लड्डू है, और लड्डू मिठाइयों का राजा है। आपने लड्डू के ऑर्डर दिए? हाँ, हम राजा का ही ऑर्डर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लड्डू जो है मिठाइयों का राजा है, तो राजा आज नायब सैनी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लड्डू सैनी साहब को खिलाएंगे, अनिल विज को खिलाएंगे? वो कह रहे हैं कि सीएम मुझे बनना चाहिए, मैं सबसे सीनियर हूं और मैंने अपनी बात रखी है, और मैं आपको अब जो है मुख्यमंत्री निवास पर मिलूंगा इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनके निवास पर आएंगे और मिलेंगे जनता से। तो अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा करके हमने चुनाव लड़ा है, घोषणा करके चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है ये। कोई भूपेंद्र हुड्डा थोड़ी देर पहले रोहतक में कह रहे थे कि हमारी बहुमत आ रही है, हम आराम से जीत रहे हैं, अभी तो शुरुआती रुझान है और बीजेपी देखिए पीछे रह जाएगी। अभी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 दिन की जो खुशी एग्जिट पोल ने दी थी, मैंने एग्जिट पोल वालों का, सभी मीडिया वालों का धन्यवाद भी किया था। मैं सभी मीडिया कर्मियों का सम्मान करता हूं, और मैंने कहा था मैं सबका सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि कांग्रेस के लोगों को 2 दिन की खुशी मीडिया ने दी है। लेकिन हरियाणा की जनता ने वास्तविक जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और आज रिजल्ट आया है। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है और बीजेपी कहाँ है वो आपके स्क्रीन पर। 2 दिन जब एग्जिट पोल आए, दिल की धड़कन बढ़ी थी, टेंशन थी कि सरकार नहीं बनेगी, या फिर आपने उस समय आंकलन किया कि इतनी सीटें तो हम जीत ही रहे हैं? कोई आंकलन है कि इतनी सीटें हम जीतेंगे? 100% मैंने हर अपनी डिबेट में बोला, हर अपनी बाइट में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 20,629 बूथ हरियाणा प्रदेश में, प्रत्येक बूथ की डिटेल हमारे पास है कि कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है। हमारा कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, जमीनी हकीकत से हम वाकिफ है, और जमीनी हकीकत पर हमें पता था कौन उम्मीदवार किस प्रकार से ये चुनाव चला है, और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। कोई आंकलन है कि 52 तक हमारा आकलन है, 48 सीटें हमारी कंफर्म है। पिछली बार जेजेपी की जरूरत पड़ी थी, इस बार मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट दिया है, हरियाणा की जनता ने पिछली 2019 में जो मैंडेट दिया था हमने उसका सम्मान किया। अब की बार जो हरियाणा की जनता ने जो अपना बहुमत दिया है, जिस प्रकार का फैसला हरियाणा की जनता ने किया, हरियाणा की जनता के फैसले का हम स्वागत करेंगे, उनके फैसले के अनुसार सरकार भी चलाएंगे। और हमने पीछे 2014 में भी हमारे 47 विधायक आए, उसके बावजूद भी निर्दलीयों को साथ लेके हमने सरकार चलाने का काम किया। 2000 जरूरत पड़ी तो लेंगे, इसमें भी हमने निर्दलीयों के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया। हमारा स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी हम निर्दलीयों को साथ लेकर सरकार चलाने का फिर काम करेंगे। आखिरी सवाल, किसान फैक्टर कोई नजर आया? क्योंकि किसान कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को आने नहीं देंगे। किसानों ने ही तो ये सरकार को चुना है। ये कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि हरियाणा का किसान जवान और पहलवान, ये नैरेटिव सेट किया, झूठ बोल के किया। जिस प्रकार की झूठ उन्होंने संविधान को हाथ में लेके बोली कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, वही बात राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर स्वीकार की, और उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी
तो कांग्रेस की सरकार SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। ये राहुल का बयान है, और राहुल बाबा कब क्या बोलता है वो तो बाबा ही जाने। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है और कह रही है कि बहुमत से इस बार हम दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, हैट्रिक करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज पाई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो मोहन लाल बड़ौली को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राय से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार भले गए थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी दी गई पार्टी की तरफ से। और अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो जीत का सेहरा इनके सर भी बंधेगा। लेकिन दो बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है जवान किसान पहलवान मुकेश जी कि नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी को लेकर जैसे बीजेपी के तमाम दिग्गज हमलावर होते हैं, चुनाव के बाद भी आरोप लगाया कि आप संविधान की प्रति हाथ में लेकर झूठ बोलते रहे, आप विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बातें करते रहे, ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल, अब जो नतीजे दिख रहे हैं या आप रुझान कह लीजिए इनको, तो अब तो जो ये कह रहे हैं वही सच है। लेकिन इस बार जो 10 साल के बाद जो चुनाव लड़ा जा रहा था और ग्राउंड पे जिस तरीके का एक हवा कांग्रेस की दिखाई दे रही थी, तो वो हवा इन रुझानों में तो निकलती हुई दिखाई दे रही है। और बडोली साहब की जहाँ तक बात है, तो इस बार इन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं पूरे हरियाणा में चुनाव लड़वाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। तो ये वाली चीज़ इनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। और फिर जिस चीज़ को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, चाहे वो जवान हो, पहलवान हो, तो नौजवान हो, तो वो जो मुद्दा है वो आंकड़ा कांग्रेस का भी कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहा है। 36 का आंकड़ा है, उनका 48 का आंकड़ा है। तो पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 8 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं और कांग्रेस को 5 सीटें ज़्यादा मिल रही है। 31 थी कांग्रेस की। बिल्कुल, और अभी 7-8 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, और जिस तरीके से ये साफ नजर भी आ रहा है कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वहां पर लास्ट राउंड तक ये गेम पूरा खींचेगा। लेकिन आरती राव को लेकर भी अपडेट अगर हम दर्शकों को दिखा पाए, वो तस्वीर दिखाए, आरती राव पीछे चल रही है अटेली से, और अभी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, अगर दिखा पाए स्क्रीन पर दिखाइए। पवन, अगर आप दिखाएं कि कहां खड़े, क्या बीजेपी कार्यालय है ये, क्या हलचल है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में खड़ा हुआ हूं। हालांकि सुबह से यहाँ जो माहौल था वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जिस तरह से जो इनिशियल ट्रेंड्स बाद में जो परिवर्तित हुए और अब कहीं ना कहीं बीजेपी रुझानों में कम से कम पूर्ण बहुमत पाते हुए दिखाई दे रही है, तो ऐसे में यहाँ भी धीरे धीरे जो है अब माहौल थोड़ा बदलने लगा है। मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ा सा जिस तरह से यहाँ जो है अब हलचल हुई है। हालांकि अभी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा यहाँ अब पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि वो भी पहले इंतजार करना चाहते हैं कि जो अभी रुझान है धीरे धीरे वो परिणामों में परिवर्तित होने जब लगेंगे तो उसके बाद में कार्यकर्ताओं का आना भी यहाँ शुरू हो जाएगा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पे। और बार जिस तरह से आपने तमाम चुनावों में देखा कि जिस तरह से बीजेपी अगर सरकार बनाती हुई दिखाई देती है तो उसके बाद यहाँ जश्न शुरू होता है, शाम को प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बीजेपी भी थोड़ा सा वेट करना चाहती है, इंतजार करना चाहती है कि जो ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उनको परिणामों में परिवर्तित हो और उसके बाद में वो अपनी आगे की जो रणनीति है, आगे के जो कार्यक्रम है उनको करे। तो उसको लेकर भी बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी थोड़ी हलचल होना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ बीजेपी इंतजार के मूड में है। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक इंतजार करना चाहते हैं कि जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं या तो परिणामों में परिवर्तित हो जाए या कहीं ना कहीं उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। उसके बाद ही दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यहाँ कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फल भी मीठा होता है, कभी कभी इंतजार कर लेना चाहिए। शुक्रिया पवन गौड़ तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। हमने सुबह देखा ढोल नगाड़े बजा दिए, मिठाई खिला दी मुकेश जी कांग्रेस ने। अब उस खेमे में मायूसी है तो कम से कम थोड़ा इंतजार वहां पर भी कर लेते। और ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे आदमपुर का क्या हाल है। 825 वोटों से भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के चंद्रप्रकाश से आगे चल रहे हैं, तो क्या अपना गढ़ बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? भव्य बिश्नोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। यहां से एक बार ही उनके दादा स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल को हार का सामना करना पड़ा था, जब उनके सामने ऐसे ही एक पूर्व आईएएस अधिकारी को उतारा गया था। और अब इस बार भी कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की कि जातीय समीकरणों को साधकर चंद्रप्रकाश को यहां पर उतारा जाए, लेकिन भव्य बिश्नोई अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल टैली पे नजर दें तो भारतीय जनता पार्टी 48
कांग्रेस 36, जी। INLD 2 और अदर्स 4। तो ये ठहर सा गया है आंकड़ा सुदेश। जी, बरवाला विधानसभा सीट रणबीर गंगवा जो नलवा से चुनाव लड़ते रहे, इस बार बरवाला आ गए। उनको लगा कि सेफ सीट नहीं है और वैसे भी उनको पता था, कुलदीप बिश्नोई अपने दोस्त रणधीर पनिहार के लिए पैरवी कर रहे थे नलवा सीट से, तो अब वो आगे हैं, करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामनिवास घोड़ेला पीछे चल रहे हैं, सावित्री जिंदल आगे चल रहे, कितने वोटों से जरा बताएगी हमारी टीम। सावित्री जिंदल आगे चल रही, निर्दलीय चुनाव मैदान में है। डॉक्टर कमल गुप्ता पीछे है बीजेपी के। मुकाबला जो था साफ दिख रहा था, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। डॉक्टर कमल गुप्ता के ऐसे कुछ फैसले थे जो स्थानीय लोगों को, खासतौर पर जो बिरादरी खुद की उनकी 6,000 वोटों से आगे है सावित्री जिंदल, तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और इनको लेकर काफ़ी जो वहाँ के लोग थे कमल गुप्ता को लेकर नाराज थे और काफ़ी चर्चित चेहरा रहा। और एक बार फिर से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विनेश ये आगे, ये गलत है, इसको ठीक कीजिएगा। 6,000 वोटों से विनेश फोगाट आगे हैं, कैप्टन योगेश कुमार से आगे है विनेश फोगाट। ये गलती हुई है और इसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि विनेश फोगाट 6,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यहां पर भी बहुकोणीय मुकाबला है, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। ये नहीं था जो पहलवानों को लेकर सहानुभूति थी, महिला पहलवानों को लेकर, विनेश फोगाट को लेकर, खासतौर पर ओलंपिक के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद वैसा नहीं था। जी बिल्कुल, और समय समय पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के नेताओं के जो बयानात हैं वो बदलते जा रहे हैं, वैसे ही इस वक्त जो ये चुनाव का पूरा चल रहा है ईवीएम से वोटों की गिनती का, तो जाहिर है कि जो बयान है नेताओं के साथ साथ वो चेंज होते जा रहे हैं समय पर। हामिद कर्रा कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का हाल फिलहाल वहां पर जो आंकड़े तो हम दिखाई रहे, लेकिन वो अपनी तरफ से क्या क्लेम कर रहे हैं। There is no rocket science in it. The alliance partners have to sit and to formulate a model that how this power sharing has to be done, and we have to evolve a kind of an agenda that what we are going to pursue. अगर 46 से 1-2 सीटें नीचे रह जाती हैं तो क्या कोई प्रोबेबल टॉक पीडीपी की तरफ से हो रही है? क्योंकि हमने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बात नहीं हुई, लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अगर ऐसा कोई ऐलान किया है हमारे लिए तो। See, without qualifying any person or the party, I think both the alliance partners are on the same page that we want a stable and inclusive government whereby we can start a new struggle which is ahead in a stronger manner. So, and as I said earlier also, I have been maintaining it that any person, any political party who is on the same page of keeping BJP away from the powers of ये जा रहे जम्मू कश्मीर को लेकर तजिंदर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। तजिंदर जी, दावे हैं कि अगर 40 का आंकड़ा नहीं छू पाए तब भी सवाल पूछा, कहते नहीं हम सरकार बना रहे, ऐसी कोई नौबत आनी ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस वक्त कॉन्फिडेंट है एटलीस्ट जम्मू कश्मीर को लेकर। तारिक हमीद कर्रा जो कांग्रेस के वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यही है। आप उनके हाव भाव से देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। अभी हमें ज्वाइन किए हुए हैं प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, ये रिनाउंड अकेडमिशियन है, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दिन पहले यहाँ आए हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे, लेकिन उससे पहले आप बताइए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो चुनावी समीकरण आपने पहले देखे और आज जो रुझान बता रहे, क्या ऐसी उम्मीदें थी कि ऐसा खेल होगा वहां? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आज का जो अभी नतीजे जो आएंगे अभी, क्योंकि रुझान सामने आ रहे हैं, तो ये साफ दर्शा रहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो है वो मैंडेट मिला है और वो मिलजुल के सरकार बनाएंगे। बीजेपी काफी होपफुल थी क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि वो इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, एक हिंदू सीएम, जो बीजेपी का एक नारा रहा है। आप देखिए, बीजेपी शुरुआत से बीजेपी का एक एजेंडा ये था कि धारा 370 को हटाया जाए, जो जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान का जो बीजेपी का जो पहले जनसंघ का नारा था, फिर वो बीजेपी जब जनसंघ से बीजेपी बनी वो नारा रहा, वो तो उन्होंने कर लिया। जो जम्मू कश्मीर में 2 झंडे थे वो हटा दिया, वहां पर तिरंगा है, संविधान अब पूरे देश का जम्मू कश्मीर में लग रहा है, 370 को हटा दिया। लेकिन बीजेपी का एक अनफिनिश्ड
एजेंडा ये भी रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक हिंदू सीएम दिया जाए। इस बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल रैलीज की जम्मू कश्मीर में। हर एक तीनों फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहां पर कई रैलीज करते हुए नजर आए। अमिताभ जी, आप ये जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह का अभी ट्रेंड आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये साफ जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज की है और बीजेपी की ये एक रणनीति थी कि कश्मीर में छोटी पार्टीज भी आगे आएं और कोई एक पार्टी जो हो उसको बहुमत ना मिले। लेकिन वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको 8 से 10 सीट, अगर ये आंकड़े ठीक हैं तो सिर्फ 8 से 10 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट जो है जमात इस्लामी के भी हों या ऑलमोस्ट सेपरेटिस्ट जो थे, सर्जन बगाती वगैरह, उनको वो भी हार रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को 2 सीटें हैं, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी के अभी 1-2 सीट्स मिल रही हैं, और जो इंजीनियर रशीद जिनके तिहाड़ से छोड़ने पे इतनी ज़्यादा पब्लिक और मीडिया में स्पेकुलेशन हुई, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। नॉर्थ कश्मीर पे जहां उनकी एक बेस थी, लगता नहीं है कि उनके कोई कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो अमिताभ जी, इससे हम ये देखें कि जो सेपरेटिज्म आइडियोलॉजी थी कश्मीर में, उसकी हार हुई है, क्योंकि इंजीनियर रशीद को भी एक सेपरेटिज्म का आइकन माना जाता था। जमात के जो लोग थे वो शुरू से ही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे चलते थे। तो क्या कश्मीर के लोगों ने, देखिए, मेन स्ट्रीम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है, बीजेपी की बेशक हार है, क्योंकि बीजेपी का ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली वो खाता खोल पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि कश्मीर के लोगों ने इस इलेक्शन में सेपरेटिज्म वाली आइडियोलॉजी को टोटली नकार दिया है? ये बिल्कुल साफ है कि जो अब जम्मू कश्मीर चाहती है कि ये एक जो घड़ी है या क्लॉक है वो वापस न ली जाए, आगे ली जाए। और जहाँ तक कार्डर बेस्ड पार्टीज 2 थीं, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर बेस्ड है, और आप जानते हैं तेजिंदर जी 1947 से उनका एक कार्डर रह चुका है, और जम्मू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्डर है, वो पूरा कंसोलिडेटेड है। तो जम्मू में बहुमत जो है वो बीजेपी को मिली है और एनसी को कश्मीर घाटी में। सेपरेटिज्म का इसमें मेरे ख्याल से कोई फैक्टर नहीं रहा, और सेपरेटिज्म की डिफीट हुई है, क्योंकि जमात इस्लामी जो सेपरेटिज्म की बात कर रहा था, और इंजीनियर रशीद जो कई उसके बयान थे कि भाई पाकिस्तान को बुलाना पड़ेगा, आइकन माना जाता था वो सेपरेटिज्म का। किसने उसको क्यों रिलीज किया वो तो अलग बात है, लेकिन साफ बात है कि इलेक्शन में भी अभी भी कल उन्होंने बयान दिया कि सरकार ही नहीं बननी चाहिए जब तक कि 370 आर्टिकल 370 को फिर बहाल ना किया जाए। प्रोफेसर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरे सीनियर सहयोगी हैं मुकेश राजपूत जी, ये भी मेरे साथ हैं। इससे पहले कि एक सवाल पूछे, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाहूंगा। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिली है, और जम्मू में अगर ये जो ट्रेंड आ रहा है यही रिजल्ट में बदलता है, बीजेपी को बहुमत मिली है, जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कश्मीर सेंट्रिक रहेगी, और जम्मू जो एक ग्रज था जम्मू का कि हम इग्नोर हो रहे हैं, बीजेपी अगर पावर से बाहर रहती है तो जम्मू को फिर इग्नोर किया जाएगा? सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार के लिए ये नहीं है कि कांग्रेस और एनसी सरकार बनाएं, कि उनको अगर बहुमत मिलेगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बुलाएंगे और वो सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जम्मू के लोगों को कैसे साथ चलाएं, और सेंटर को भी गुड ह्यूमर में किस तरह रखा जाए। देखिए, इस वक्त आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि ये वीकेस्ट असेंबली है एक यूनियन टेरिटरी की जम्मू कश्मीर में, इससे कम वीक असेंबली कभी नहीं रही है, और सेंटर में सबसे स्ट्रांग गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी के बाद। किस तरह आप इस वीक गवर्नमेंट को स्ट्रांग सेंटर के साथ मिलजुल के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए चलाएं, ये उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा भारी चैलेंज है। और यही अगर ये चैलेंज पे कामयाब होंगे तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सचमुच सुनहरा होगा। अभी आप इतने सालों से जम्मू कश्मीर को लेकर काम करते रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन पर इस वक्त 52 का आंकड़ा, 25 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, डिफरेंस जो दिख रहा है तकरीबन आधे का, क्या कश्मीर का और जम्मू का भविष्य आप देखते हो? एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, आपको लगता है पूर्ण जो राज्य का दर्जा वो मिल जाएगा उसको?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का फिर स्टेटस देना चाहिए। और मेरा मानना भी यह है कि आज के दिन में जम्मू कश्मीर को स्पेशल से ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह वेस्ट बंगाल हो, ऑपोजिशन में भी स्टेट रहे हों, उड़ीसा हो नवीन पटनायक के या स्टालिन के अंडर जो तमिलनाडु है, वैसा दर्जा दीजिए ताकि ऑपोजिशन का एक दर्जा हो, एक स्टेट हो, इक्वल स्टेट हो जिसमें उसकी आवाज़ सुनी जाए, जिसकी बात सुनी जाए। और जम्मू कश्मीर को अब स्पेशल की बात करनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये मांग होनी चाहिए कि हमें वही दर्जा दिया जाए जो बाकी राज्यों को